गुड मॉर्निंग बच्चों। भाषा और आधुनिकता पाठ का आगे का भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित ये लेसन है, ये पाठ है जिसका नाम है भाषा और आधुनिकता। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। बेटा आप सभी को पता है कि कई वर्णों को मिलाकर, ठीक है ना, कई वर्णों का सार्थक समूह जिससे कोई नया अर्थ निकलता हो, इसको हम शब्द कहते हैं। और कई शब्दों से मिलाकर के वाक्य बनता है और उसी से भाषा होती है। केवल एक शब्द बोल देने से भाषा हमारी पूर्ण नहीं होती है, इसलिए भाषा की इकाई किसको कहा गया? शब्द को। और शब्द की इकाई वर्ण होती है। तो शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व, अगर शब्द नहीं होंगे तो भाषा का अस्तित्व भी नहीं होगा। बिना शब्द के भाषा निर्मित नहीं हो सकती है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। अगर भाषा विकसित होती है, भाषा में विकास होता है तो शब्दों के स्तर पर ही होता है। जब शब्दों को बदलते हैं तभी भाषा में परिवर्तन होता है। दैनंदिनी सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। कह रहे हम प्रतिदिन जो वार्तालाप करते, जो बातचीत करते हैं, उसमें हम अंग्रेजी, फारसी, उर्दू अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों का प्रयोग अनायास अचानक हो जाता है, लेकिन वो हमारी भाषा को सुंदर बना देता है, उसे विकासशील बना देता है। ठीक है, ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए शब्द भले ही काम चलाओ माध्यम से प्रयुक्त हो, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं होते। कह रहे वो शब्द जो होते हैं, जो हम दूसरी भाषाओं के शब्द प्रयोग करते हैं, उनके प्रयोग से हमारा काम तो चल जाता है, हमारी बात तो स्पष्ट हो जाती है, लेकिन ये हमारे साहित्य में स्वीकार नहीं किए जाते। अगर हम कोई बात हिंदी में लिख रहे हैं और उसमें बीच में दूसरे अंग्रेजी या कुछ अरबी फारसी लिख रहे हैं तो हमारे साहित्य उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर यदि ग्रहण करना ही पड़े, अगर मजबूरी है कि उसका कोई अनुवाद सही नहीं मिल रहा, उसको ग्रहण करना पड़ता है, तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। तो वो प्रयास करते हैं कि उसको साहित्यिक भाषा में किसी न किसी तरह से बदल करके उसका प्रयोग करें। यदि यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती, तब क्या होता है कि हमें उन विदेशी शब्दों को अपनी भाषा में बदलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले। सवाल इस बात का है कौन इतनी मुश्किलें उठाए, कौन इतना प्रयास करे कि उसको अपनी भाषा में परिवर्तित करे, कौन जिम्मेदारी ले। हिंदी भाषा के नवीनीकरण, शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने काफी प्रयत्न किया। इसके लिए देखिए भारत सरकार ने हिंदी साहित्य का पूरा एक गठन कर रखा, समिति गठन कर रखी है जो हिंदी के विकास में लगातार लगी रहती। हिंदी भाषा का विकास करना, हिंदी को कैसे आगे बढ़ाना, उसमें लगी रहती है। इसके लिए 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। क्या कह रहे हैं कि 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया है, तो स्थापना की गई उसकी बाकायदे, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए उचित शब्दावली का निर्माण करती है। वो खुद शब्दावली निर्मित करती है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। राव सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहले अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। देखिए राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर, ये दो लोग जो थे वो किसी सम्मेलन से, किसी समिति से संबंधित नहीं थे, बल्कि इन लोगों ने अपनी प्रसन्नता के लिए अपने हृदय से हिंदी को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है, क्योंकि उनको हिंदी में रुचि थी। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ वो अपर्याप्त ही है। अभी तक हिंदी भाषा के विकास के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं
वो पर्याप्त नहीं हो सके, अभी भी उसमें और अधिक आवश्यकता है कार्य करने की, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे नहीं बढ़ सका। इतनी संस्थाएं बनी, इतना लेखक लगे, कवि लगे, लेकिन अभी भी हिंदी भाषा का विकास अपनी शैशवावस्था मतलब प्रारंभिक अवस्था में ही है, उससे आगे नहीं बढ़ सका है। इसकी प्रगति के अवरोध के में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रथम वह वर्ग जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उस पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है, और दूसरा वह वर्ग जो अपने विषय में पारंगत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। क्या एक तो वह वर्ग है जो दूसरी भाषा के शब्द को स्वीकार करना नहीं चाहता है कि उसे हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, और दूसरा वो है जो स्वीकार तो करता है लेकिन उसको उस रूप में न लेकर के मनमाने ढंग से अपने भाषा में परिवर्तित करके उसको जबरदस्ती साहित्य में डालना चाहता है, जबकि उससे सार्थकता नहीं बन पाती है। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए आयोग की स्थापना की। धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा कि हर राज्य अपने राजकीय भाषा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, गुजरात में गुजराती चलती है, तमिल में तमिल भाषा है, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। तो क्या होता है कि वहां पे उन लोगों ने किताबों को अपनी भाषा में ही बनवा दिया ताकि हमारे यहाँ के लोग हमारी भाषा में ही अपनी किताबों को पढ़ते रहें, उन्हें कोई समस्या ना आए और हमारी भाषा का प्रचार होता रहे। इस स्थिति में हिंदी हर जगह प्रयोग नहीं हो पा रही है, और हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपर्युक्त उन बाधित तत्वों को हटाकर अपना काम सुचारू करें। जो हमारे हिंदी साहित्य का आयोग बना हुआ है उससे यह आशा की जाती है कि सारी बाधाओं को दूर करके वो क्या करेंगे, अपने कार्य को अर्थात भाषा को आगे बढ़ाने में सुचारू रूप से कार्य करेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें हम अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर वह दो तरह के होते, वस्तु सूचक और भाव सूचक। किसी वस्तु के नाम की बात है यहाँ पे और किसी भाव को, ये भाव और नाम की जो सूचना देने वाले हैं इनकी बात कर रहे हैं कि ये जो भाषाओं के शब्द हैं दूसरी भाषाओं के, उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। बेटा विज्ञान के कारण नए नए उपकरण बनते हैं, नई नई चीजें बनती हैं। अब कोई भी चीज अगर बनाई जाती है तो उसका कुछ तो नाम रखा जाएगा, तो नाम कैसे रखा जाए, इसमें कौन सी भाषा हो, ये भी एक समस्या होती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, सृष्टि माने उसकी रचना की जाती है, वह देश उसका आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। जिस देश में जो चीज निर्माण की जाती है उसके लिए वही शब्द बना लेता है अपने। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है, और उन शब्दों का क्या करते हैं, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी अर्थ बदले हुए जैसे शब्द में उसको बना दिया गया उसी शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है ना। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो चीज को समझने में दिक्कत होगी। मान लीजिए एक शब्द है फ्रिज आपका, तो सभी जगह फ्रिज ही कहते हैं, मैक्सिमम घरों में आप कहीं भी सुनेंगे तो फ्रिज कहा जाता है। लेकिन अगर उसको अपने शुद्ध शब्द में परिवर्तित करके शीतलीकरण यंत्र कह दें, है ना, गुजराती अपनी भाषा में कह दे, तो हम सभी को समझने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जो शब्द उसके लिए प्रयुक्त कर दिया गया उसी शब्द को हम प्रयोग कर लेते हैं। अभी तो हमने एक चीज आपको बताई है
जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, स्पुतनिक एक जहाज का नाम था। बेटा उसको कैसे बदल दोगे? जिसने निर्माण किया उसके नाम से रख दिया गया, उसको बदलेंगे तो क्या होगा? उसको समझने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रायः सभी भाषाओं में इनके लिए कि रेडियो सभी लोग रेडियो ही कहते हैं, टीवी को सभी लोग टीवी ही कहते हैं, है ना। कोई चलचित्र से नहीं कहता है, कोई भी उसको दूरदर्शन के नाम से नहीं बुलाता है, क्योंकि वो एक उपकरण है जिसको टीवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए सीढ़ी लगाना, ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से, मतलब बहुत पुराने से समय से भारत में एक साधन मौजूद था, उसको कहते हैं सीढ़ी। सीढ़ी क्या होती है? जिससे आप ऊपर चढ़ते हैं। उसको जीना भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नसेनी भी कहते हैं, नसेनी लकड़ी की बनी होती है। लेकिन सीढ़ी एक कॉमन शब्द है जो हर जगह प्रयोग किया जाता है, शायद इंग्लिश में स्टेन कहते हो ना। तो औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर और एक्सलेटर। लिफ्ट भी एक तरह की सीढ़ी है जिसमें आपको चलना नहीं पड़ता, आप खड़े हो जाते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक के द्वारा आप ऊपर तक चले जाते हो। एलिवेटर भी होता है और एक्सलेटर भी होता है। एलिवेटर क्या, आप खड़े हो, सीढ़ी अपने आप चलती जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी है, लेकिन उसके लिए हम वही शब्द प्रयोग करते हैं जो शब्द उसको दे दिया गया, अलग से हम अपना इसके लिए कोई शब्द नहीं प्रयोग करते। भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम दिखाई नहीं, दृष्टव्य नहीं होते, मतलब दिखाई नहीं देते। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, जैसा है वैसा ही ग्रहण कर लेना चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे कई शब्दों को आत्मसात कर लिया और अंग्रेजी ने रूसी को, अर्थात सभी देशों ने कुछ शब्दों को दूसरी भाषाओं से वैसे के वैसे ही ग्रहण कर लिया, उसमें परिवर्तन करने की जबरदस्ती आवश्यकता नहीं महसूस की, क्योंकि बेटा जबरदस्ती अगर उस शब्द को बदल देंगे तोड़ मरोड़ करके तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके अन्य पहलू व स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। चीज तो एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग होने के कारण उसको हर दृष्टि से हम समझ नहीं पाते। उस स्थिति में अपनी भाषा में उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। पर्यायवाची एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, उनको पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है ना। एक शब्द एक चीज के लिए बहुत सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो कह रहे हैं कि उनको हम प्रयोग करके समझा देते हैं बात को। जैसे उष्ण एक भाव है, उष्ण माने गर्मी एक भाव है। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम उष्मा कहते हैं, और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तुतः मूल भाषा में उष्ण, उष्मा, ताप में उतना अंतर नहीं है जितना अब समझा जाता। तीनों एक ही चीज है, तीनों का अर्थ आपको गर्भ से ही लगाना चाहिए। पहले सभ्यता की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत, कट माने कड़वे या विपरीत उल्टे प्रतीत हो सकते हैं, वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्वप्रचलित होते हैं। जो शब्द कठिन लगते हैं, कड़वे लगते हैं, उल्टे प्रतीत होते हैं, वही समय परिवर्तन के साथ मूल शब्द के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। अब बेटा एक एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, इसकी जो संकेत है इसका वो ये है, भाषा स्वयं से लेकर आवश्यकता है। ये आपका अपने संकेत लिख दिया है। तो पहला प्रश्न हमेशा की तरह पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो बेटा पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम है जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो बेटा भाषा और संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त गद्यांश में भाषा और संस्कृति की परिवर्तनशीलता और गतिशीलता होगा, गतिशीलता तथा वैज्ञानिक प्रगति के प्रसंग का वर्णन किया गया है।
भाषा किसका अभिन्न अंग है और क्यों? ये प्रश्न है आपका। भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि भाषा भी संस्कृति के समान ही परिवर्तनशीलता और गतिशीलता का गुण रखती है। तो भाषा किसका अभिन्न अंग है? संस्कृति का। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जी सुंदर रेड्डी जी का कथन है कि प्रत्येक देश की भाषा का उससे संस्कृति से घनिष्ठ संबंध होता है। भाषा का किससे संबंध होता है? उसकी संस्कृति से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं के द्वारा होता है, जो कि परंपरा परिवर्तनशील होती है। संस्कृति भी कभी एक जैसी नहीं रहती है, वह भी बदलती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। थैंक यू बेटा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वीडियो हम आपको देंगे।